हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया था। अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे, हाँ वही वाला पार्ट जिसे आप बच्चों वाला पार्ट समझते हो, वो नहीं पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं आज इसके पहले फाइलम के बारे में, जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल किंगडम है उसको बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे बेसिक फाइलम है वो है यहाँ पे पोरीफेरा। तो हम लोग पहला फाइलम पढ़ते हैं। अब देखो, पोरीफेरा का बेटा मतलब क्या होता है, जरा आइए मतलब समझने की पहले कोशिश कर लेते हैं। पोरीफेरा में देखो, पोरी लिखा हुआ है। पोरी का मतलब होता है पोर्स, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास में क्या पाए जा रहे हैं, पोर पाए जा रहे हैं या पोर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, पोर्स बियरिंग है। दूसरा, फेरा का मतलब होता है स्पॉन्जेस। तो ये स्पॉन्जेस हैं और ऐसे स्पॉन्जेस हैं जिनमें बहुत सारे पोर्स पाए जा रहे हैं। देखो आपको ये पोर्स दिख रहे हैं ना, तो ऐसे स्पॉन्जेस जिनमें बहुत सारे पोर्स पाए जा रहे हैं, चाहे आप ये वाला देखो डायग्राम, चाहे आप ये वाला देखो, चाहे आप ये वाला देखो, तो ऐसे 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 स्पॉन्जेस जिनमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। तो उनको किस में रखा है बेटा, फाइलम पोरीफेरा में रखा है। अब हम लोग इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वही लिखे हैं जो इंट्रोडक्शन जिनसे हमने किया था, जिन बेसिस पे हमने इनिशियली इनको क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले क्या है भैया, हैबिट एंड हैबिटेट, ये रहते कहां हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि दे आर सेसाइल। दे आर सेसाइल। सेसाइल का बेटा मतलब ये होता है कि ये चलते फिरते नहीं रहते, मूवेबल नहीं होते। ज्यादातर ये कैसे होते हैं, ठहरे हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। दूसरा मैंने कहा कि ये एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्वेटिक। तो जमीन पर टहलते हुए तुम्हें पोरीफेरा नहीं मिलने वाला। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अब एक्वेटिक बेटा यहाँ पे दो बातें हैं कि एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक में क्या है बताओ। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। क्या ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, क्या ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, या ये मैराइन वाटर में रहते हैं, ठीक है ना भाई। मैंने तुमसे कहा ये पानी में रहते हैं, तो पानी में रहते हैं तो तुम्हारे दिमाग में दो बातें आई होंगी कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं या मैराइन वाटर में रहते हैं। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ देम, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब, मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक एंड दे लिव इन मैराइन वाटर। तो इनमें से ज्यादातर क्या है बताओ भैया, सभी तो क्या है, एक्वेटिक है, लेकिन इनमें से ज्यादातर कहां रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं, ठीक है, ज्यादातर। देखो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन एक्सक्लूसिवली मैराइन है या कौन मोस्टली मैराइन है। तो पोरीफेरा एक्सक्लूसिवली मैराइन नहीं है बच्चों, ये मोस्टली मैराइन है। और इनके कुछ मेंबर्स, इनके कुछ भाई लोग कहां पे रहते हैं बताओ, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। और उनका नाम क्या है, स्पॉन्जिला। क्या नाम है बताओ, स्पॉन्जिला। तो जो स्पॉन्जिला है वो कहां रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। और इवन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज। ये इतनी यूनिक बात है पोरीफेरंस के लिए कि अलग से इसका नाम रख दिया गया, फ्रेश वाटर स्पंज। ज्यादातर कहां रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं। ये बात झंझट खत्म। अब भैया देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे प्रिमिटिव होता है। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बताओ, सेल्यूलर लेवल का। कैसा है, सेल्यूलर लेवल का, यानी कि ये बहुत सारी सेल्स से तो मिलकर बने हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर, लेकिन जो इनकी सेल्स है ना वो क्लोजली एग्रीगेट नहीं है, वो लूजली एग्रीगेट हैं। तो ये कैसा है बेटा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम बात करते हैं भाई इसमें सीलोम में। देखो सीलोम की बातें हमने कब की थी, सीलोम की बातें हमने की थी जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे, ठीक है ना। तो जर्म लेयर पे आ जाओ, तो ये जर्म लेयर वाले कैसे हैं, ये हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यार, डिप्लोब्लास्टिक है इसका मतलब क्या हुआ, डिप्लोब्लास्टिक है इसका मतलब इनके पास में एक्टोडर्म है, इनके पास में दोस्त क्या है, एक्टोडर्म, और इनके पास में बच्चों क्या है, एंडोडर्म। अब ये जर्म लेयर क्या होता है, तो उसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा भाई मेरे। तो यहां पे
जो जर्म लेयर है इनके पास कितनी है बच्चों, 2 जर्म लेयर हैं। और 2 जर्म लेयर कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, सबसे बाहर वाली सबसे अंदर वाली। और ऐसे लोग जिनके पास में 2 जर्म लेयर हैं भाई मेरे, उनमें सीलोम की तो बातचीत ही नहीं है, क्योंकि सीलोम की बातचीत तो किसमें हो रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में हो रही है। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या लिख देंगे कि भाई इसमें सीलोम क्या है, एब्सेंट है, सीलोम है ही नहीं भाई मेरे। अच्छा, बॉडी प्लान, तो मैंने आपसे कहा था कि बॉडी प्लान कितने तरह का है, 3 तरह का है। एक सेल्यूलर एग्रीगेशन का है, और एक क्या है, ब्लाइंड सैक का है, और एक क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो यहां पे क्या है, यहां पे है सेल्यूलर एग्रीगेशन। कैसा है, सेल्यूलर एग्रीगेशन। कुछ भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेल्यूलर एग्रीगेशन क्या है, ये जर्म लेयर क्या है, तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखना चाहिए। चलो तो देखो बच्चों, ये देखो, अरे बाप रे, ये तो डर जाओगे तुम लोग अभी। ऐसे देखो, सुनो यार, मैंने तुमसे अभी अभी ये कहा कि ये पोर बियरिंग्स हैं, इनमें क्या है भाई, छेद है। वही वाले हम तुम्हें इतने छेद कर देंगे कि समझ रहे हो ना। देखो यार, डरो मत डरो मत डरो मत, भूल जाओ जो अभी तुमने डायग्राम देखा उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक। देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। यार ये तुम्हारा क्या है, ये एक स्पंज है, बहुत ध्यान से सुनो, ये एक स्पंज है। मैंने तुमसे कहा कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास में छेद है। लो भैया छेद कर दो, इनके पास बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, जनरल बात, ठीक। और ये छेद कहां पाए जाते हैं, लेटरल वॉल पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, साइड की जो दीवार होती है उसमें छेद पाए जाते हैं। बेटा इन छेद को हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। तो जो छोटे छोटे छेद पाए गए उनको हमने क्या बोला भाई, ऑस्टिया बोला। याद रखो, इनमें 2 लेयर दिख रही है ना आपको, ये 2 लेयर दिख रही हैं, तो छेद किस वाली लेयर में पाए गए हैं, बाहर वाली लेयर में पाए गए हैं, बस इतना याद रखो। ये क्या है बताओ, ऑस्टिया, लेटरल साइड में छेद पाए गए, बहुत अच्छा। एक बड़ा छेद है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। इतनी बात सही है। यहां पे बीच में बेटा कैविटी है, जिस कैविटी को हम बोलते हैं स्पंजो सील, ठीक। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा हल्का सा जरा समझने की कोशिश करो, ये जनरल बात आपको समझ में आ गई, आप समझो। बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर बाहर वाली एक लेयर है, बाहर वाली एक लेयर है, देखो बहुत ध्यान से, बाहर वाली एक लेयर है, और इस लेयर को हमने कहा पिनेकोडर्म। क्या कहा बताओ, पिनेकोडर्म। ये वाली बाहर वाली जो लेयर हमने बनाई है, पिनेकोडर्म। बच्चों इस बाहर वाली लेयर में कुछ छेद पाए गए जिनको हम बोल रहे हैं ऑस्टिया। सरकार ये क्या है, ये है ऑस्टिया, राइट। बाहर वाली लेयर में कुछ पोर्स पाए गए जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सर। अब इसके अंदर एक और लेयर होती है भाई मेरे, इसके अंदर एक और लेयर होती है, जो मैंने ये वाली बनाई है, इसके अंदर एक लेयर बनाई है, इसको हम लोग कहते हैं कोएनोडर्म। क्या कहते हैं, कोएनोडर्म। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, कोएनोडर्म कहते हैं। बच्चों इस कोएनोडर्म में इस तरह से कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं बताओ, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, ऐसी फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। इन सेल्स को बोला जाता है कोएनोसाइट सेल्स। क्या बोला जाता है, कोएनोसाइट सेल्स, या इन्हें कहते हैं कॉलर सेल्स। क्या कहते हैं, कोएनोसाइट सेल्स, या इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं। और बेटा इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें होती है फ्लैजिला।
इनमें क्या प्रेजेंट होती है? फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। सीलिया प्रेजेंट होती है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होती है भाई मेरे? फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ठीक, अब सुनो मेरी बात। और बीच में क्या है? स्पंजोसील है। हम लोग बेटा इस टाइम जो पढ़ रहे हैं ना, वो इसका वाटर कैनाल सिस्टम है। क्या है बताओ? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम में यह होता है बच्चों कि पानी, वाटर इन ऑस्टिया के थ्रू इसमें एंटर करता है। वाटर इन ऑस्टिया के थ्रू इसमें एंटर करता है, और इन ऑस्टिया के थ्रू इसमें एंटर करने के बाद में क्वानोसाइट सेल से होते हुए, क्वानोसाइट सेल से होते हुए वो वाटर कहां पहुंचता है? वो वाटर पहुंचता है स्पंजोसील में। वो वाटर कहां पहुंचता है? स्पंजोसील में। और स्पंजोसील से वो वाटर निकल जाता है ऑस्कुलम से। अब तुम कहोगे यार एक बात बताओ, जब वाटर को निकालना ही था तो वाटर को अंदर पहुंचाया क्यों? तो बच्चों वाटर को अंदर इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि 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 वाटर के साथ साथ इसमें क्या आए? वाटर के साथ साथ इसमें आया इसका फूड। तो फूड कैप्चरिंग के लिए भी क्या किया? वाटर के साथ इसका फूड आया। अब हमने क्या किया? वाटर के साथ, फूड के साथ साथ क्या आया बताओ? ऑक्सीजन आई। तो यहां वाटर के साथ क्या क्या आया बताओ? फूड आया। वाटर के साथ क्या आई बताओ? ऑक्सीजन आई। वो फूड और ऑक्सीजन इसके अंदर गई। ठीक, इसने फूड और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया। इसका जो वेस्ट मटेरियल था, इसका जो वेस्ट मटेरियल था और एक्स्ट्रा वाटर था, उसे ऑस्कुलम के थ्रू बाहर कर दिया। उसे ऑस्कुलम के थ्रू बाहर कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। सिस्टम किस किस में हेल्प करता है? ये वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है डाइजेशन में, ये वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ये वाटर कैनाल सिस्टम किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में। यहां तक कि ये वाटर कैनाल सिस्टम रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो याद रहे कि वाटर कैनाल सिस्टम, बच्चों बहुत ध्यान से याद रहे, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम किस किस में हेल्प करता है? हेल्प इन, वाटर कैनाल सिस्टम किस किस में भाई मेरे हेल्प करता है? तो वाटर कैनाल सिस्टम किस किस में हेल्प करता है बताओ? डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कौन? वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में। हर फाइलम की, हर फाइलम की, हर फाइलम की आपको एक 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 दुखती नस पकड़नी पड़ेगी। हर एक फाइलम में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत यूनिक है बच्चों। तो इस पोरीफेरा फाइलम की यूनिक चीज क्या है? इस पोरीफेरा फाइलम में तुम्हें कुछ ना अगर पढ़ना हो तो बस तुम इतना जरूर पढ़ना कि वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा फाइलम में पाया जाता है। क्वानोसाइट सेल या कॉलर सेल किसमें पाई जाती हैं? पोरीफेरा में पाई जाती हैं। और वो करती क्या है? तो वो डाइजेशन करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं और रिप्रोडक्शन भी करती हैं। अब ये तुम डरावना सा डायग्राम देख सकते हो। ठीक, बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बढ़ाया है कि ये ऑस्टिया होता है, ये कॉलर सेल्स होती हैं, ये ऑस्कुलम होता है। ठीक है, उसके बाद में ये स्पंजोसील्स है। इतनी चीजें आप फिलहाल अभी यहाँ पे पढ़ो। ठीक, अब सुनो। अब सर ये जो लिखा है आपने एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, ये क्या चीज है? एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन क्या है? ये क्या चीज है सर? तो देखो बच्चों, वाटर कैनाल सिस्टम एक सिंपलर वाटर कैनाल सिस्टम मैंने अभी आपको यहां पे समझाया, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हो सकता है, वाटर कैनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम तीन तरह का होता है। एक होता है एस्कॉन टाइप का, एक होता है साइकॉन टाइप का, और एक होता है ल्यूकॉन टाइप का। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वाटर कैनाल सिस्टम है, सबसे सिंपलेस्ट वाटर कैनाल सिस्टम है वो एस्कॉन है। थोड़ा उससे एडवांस साइकॉन है, और सबसे एडवांस और सबसे उलझा हुआ जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकॉन है। हालांकि आपको कितना उलझा है, कितना सुलझा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब पे ना जाते हुए तुम बस इतना याद रखो कि वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है, वाटर कैनाल सिस्टम कहां होता है, और वाटर कैनाल सिस्टम तीन तरह का होता है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। राइट, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे की बात करते हैं सरकार। बच्चों एक चीज यहां पे लिखी हुई है, जरा ध्यान दो।
यहां पे लिखी है स्पिक्यूल्स। क्या लिखा है यहां पे? स्पिक्यूल्स। यार एक बात समझो, अगर 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 ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है बच्चों, तो इसका क्या होगा? इसका एक स्केलेटल सिस्टम भी होगा, इसका एक स्केलेटल सिस्टम भी होगा। भाई हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर क्या है? स्केलेटल सिस्टम मौजूद है। हमारे पास हमारा स्केलेटल सिस्टम किसका बना हुआ है? बोन्स एंड कार्टिलेज का बना हुआ है। तो इसके पास भी बच्चों एक क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। तो बच्चों इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे कंपोज्ड है? वो कंपोज्ड है टाइनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर से, जो कि बने हुए हैं सिलिका के और कैल्शियम कार्बोनेट के, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पिक्यूल्स कहते हैं, और जो कि धसे हुए हैं मीजनकाइम में। किसमें धसे हैं बताओ? मीजनकाइम में। अब मीजनकाइम क्या चीज होती है बच्चों? मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास होता है एक्टोडर्म और क्या होता है बताओ? एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में भी मैंने आपको बताया था कि जब मीजोडर्म नहीं बनी थी तो क्या था बताओ? मीजोग्लिया था। क्या था बताओ? मीजोग्लिया। जेली लाइक सब्सटेंस था जिसे हमने क्या कहा था? मीजोग्लिया। यहां पे मीजोग्लिया ही क्या है? मीजनकाइम है। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों, हम ये बोल सकते हैं कि जो इनके स्पिक्यूल्स हैं वो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में धसे हुए हैं। कहां पे? मीजनकाइम में या मीजोग्लिया में। ठीक है ना? स्केलेटल में आल्सो मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। भाई इनके स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है? स्पिक्यूल्स के अलावा क्या होते हैं? प्रोटीन्स फाइबर भी होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? स्पॉन्जिन बोलते हैं। प्रोटीन्स फाइबर भी होते हैं, हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जिन बोलते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटल है वो प्रोटेक्शन का काम करता है और सपोर्ट का काम करता है। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है भाई मेरे। हमारे यहाँ भी जितने भी हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है स्केलेटल सिस्टम, और हमें क्या करता है? शेप प्रोवाइड देता है, हमको सपोर्ट देता है। जो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज स्पिक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज स्पिक्यूल्स होते हैं जो कैल्केरियस वाले होते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि इसका एंडोस्केलेटल किसका बना होता है? एंडोस्केलेटल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और सिलिका का और प्रोटीन फाइबर्स का। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। चलो भाई, अब फिजियोलॉजी की बात करो भाई। इसकी फिजियोलॉजी मुद्दे की बात। अब डाइजेशन। देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि चूंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है तो इनके पास सीलोम नहीं है। सीलोम नहीं है तो इनके पास में एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है। भाई सेलुलर लेवल के हैं, सेलुलर लेवल के हैं तो इनके पास सिस्टम्स तो नहीं पाए जाएंगे। तो यहां पे अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें तो एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसमें एब्सेंट है, लेकिन डाइजेशन तो होता है। डाइजेशन तो होता है। मैंने अभी कहा था वाटर कैनल सिस्टम किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में। तो डाइजेशन होता है, लेकिन का डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रा सेल्यूलर होता है। कैसा होता है? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। अब इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और कहीं कहीं पे पढ़ोगे आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्या फर्क होता है? देखो बच्चों, ये हमारा पेट है, ठीक है ना? ये हमारा पेट है और इस पेट में आपका खाना जाता है और यहां पे डाइजेशन होता है। ठीक, डाइजेशन के लिए क्या खाना आपकी बॉडी की हर सेल में घुस रहा है? भाई इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होती हैं? गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं। स्टमक में क्या होती हैं? गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं। तो क्या खाना आपका सारी गैस्ट्रिक सेल में पहुंच के डाइजेस्ट हो रहा है? जी नहीं। वो गैस्ट्रिक सेल्स, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना अपना सिक्रीशन क्या कर रही हैं? इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में डाल रही हैं और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में पड़े पड़े आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है। सेल के बाहर डाइजेस्ट हो रहा है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अगर सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहां पे जो कॉलर सेल्स हैं, कॉनोसाइट्स हैं, वो क्या काम करती हैं? वो खाना ले लेती हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो वहां पे छोड़ देती हैं। इसीलिए इसका डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? तो रेस्पिरेशन भी किसके थ्रू होता है बताओ? जनरल बॉडी सरफेस या यूं कह सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी
क्या होता है बताओ, एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है बताओ, एब्सेंट होता है। सर्कुलेशन क्या होता है भाई मेरे, एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो अगर मैं तुमसे ये कहूं, यहां पे चलो एक बात समझने की कोशिश कर लेते हैं, चलो एक बात को, यहां पे मैं तुमसे कहूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पे क्या है भाई मेरे, एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहां पे क्या है बताओ, एब्सेंट है। लेकिन एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब है कि हम वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल दें। भाई ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन यही तो है। तो यहां पे एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू हो रहा है, तो यहां पे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू। लेकिन यहां पे याद रहे बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, ये बात मत भूलना। यहां पे नर्वस सिस्टम भी बच्चों क्या है, एब्सेंट है। यहां पे जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन क्या है बताओ, इंटरनल। याद है ना, मैंने कहा था कि ऑस्ट्रिया से वाटर गया, तो वाटर के साथ साथ फूड भी गया, एयर भी गया, और क्या गए बताओ, गैमीट्स भी गए। तो यहां पे रिप्रोडक्शन में क्या काम कर रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम काम कर रहा है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल, क्योंकि गैमीट्स कहां गए, अंदर गए, है ना। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है बताओ, इंटरनल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा है बताओ, इंटरनल। लेकिन डेवलपमेंट कैसा है बताओ, इनडायरेक्ट। अब कुछ लोग जो पहली बार ये पढ़ रहे हैं चैप्टर, जो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कुछ बातें आज बताता हूं। देखो बच्चों, ये अब बार बार आएंगे आपके सामने। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब ये होता है, इंटरनल का मतलब होता है जब किसी की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या बोला जाता है, इंटरनल बोला जाता है। जैसे ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में जो स्पर्म है और ओवम वो फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल। लेकिन अगर हम लोग स्पर्म और ओवम को किसी मीडियम में डाल दें, जैसे कि मान लो हमने स्पर्म भी पानी में डाल दिया और ओवम भी पानी में डाल दिया, और पानी में ही वो आपस में फर्टिलाइज हुए, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक बात तो ये है। दूसरी बात आपको समझ में नहीं आया होगा, या जो बच्चे अभी बिल्कुल जिन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट किया है, कि ये डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। बच्चों, डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब ह्यूमन का कोई भी बच्चा पैदा होता है, बेबी पैदा होता है, तो वो एज इट इज ह्यूमंस की तरह ही दिख रहा होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और तरह के ऑर्गेनिज्म की तरह दिख रहा है। बस जो उसके ऑर्गन्स हैं वो छोटे होते हैं उस टाइम, और बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे वो पूरा बड़ा हो जाता है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसी ऑफ स्प्रिंग को पैदा कर रहे हैं जो अडल्ट की तरह दिखे, अडल्ट से रिजेंबल करे, उसमें कहते हैं कि ये डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, और लार्वा में चेंजेस होते हैं बच्चों, लार्वा में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो एडल्ट से रिजेंबल नहीं करते, वो बाद में एडल्ट जाके बनते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म लार्वा प्रोड्यूस करते हैं उनमें बोला जाता है कि डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। तो बच्चों यहां याद रखो कि पोरीफेरा के केस में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, और फर्टिलाइजेशन कैसा है बताओ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो भैया रिप्रोडक्शन तो देखो भाई मेरे होगा, रिप्रोडक्शन तो होगा, पहली बात ये कह रहा हूं कि रिप्रोडक्शन तो होगा, ठीक। यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म वो कैसा होता है, वो होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। यार बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाई माने दोनों, सेक्स किसी एक इंडिविजुअल में मौजूद हो, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल। तो यहां पे क्या है, मेल एंड फीमेल इन सेम ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो मेल सिस्टम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो सेम ऑर्गेनिज्म में हो, वो क्या है, बाइसेक्सुअल। इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, मैं अगर ये कहूं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल को आप नहीं पहचान सकते कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होती, देख के आप नहीं बता सकते हो कि जेंडर कौन सा है, तो उन ऑर्गेनिज्म को भी क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या बाइसेक्सुअल कहते हैं।
तो जो स्पंजेस हैं दे आर पोरिफेरंस आर हर्माफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल। और इसमें जो रिप्रोडक्शन का मीन्स है बेटा, यहां पे सेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल मेल और फीमेल गैमीट का मिलना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे किसके थ्रू होता है बताओ? यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बताओ? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाहिर सी बात है, मेल एंड फीमेल गैमीट मिलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। भाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? किसी भी स्पंज को, किसी भी पोरीफेरेंस को हम कट कर दें, बहुत सारे पार्ट में कट हमने कट कर डाला, और हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको फिजियोलॉजी भी समझ में आई होगी। यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है, लेकिन डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू कह सकते हैं या वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू कह सकते हैं, दोनों सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो सकता है? वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू हो सकता है। नर्वस सिस्टम भाई नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि बाइसेक्सुअल है। और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे लार्वा पाए जाते हैं। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग क्या आगे हमारे पास में एग्जाम्पल्स आ गए। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके पास 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये देखो, ये है साइकॉन, और साइकॉन में हम लोग पढ़ते हैं साइफा। क्या पढ़ते हैं? साइफा पढ़ते हैं। यू स्पंजिया को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? यू स्पंजिया को हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज। क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज। जो हम नहाने के लिए जो हम लोग स्पंज यूज करते हैं ना, वो क्या है बताओ? यू स्पंजिया है। स्पंजिला को अभी मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं, ये क्या है बताओ? ये है फ्रेश वाटर स्पंज। क्या है बताओ? फ्रेश वाटर स्पंज। एक एग्जाम्पल मिसिंग है, हमारे समय में बहुत पूछा जाता था वो सीपीएमटी पे, वो है यूप्लेक्टिला। क्या है बताओ? यूप्लेक्टिला। और यूप्लेक्टिला को हम लोग बोलते हैं ग्लास स्पंज। क्या बोलते हैं बताओ? ग्लास स्पंज बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? ग्लास स्पंज बोलते हैं। तो बच्चों ये आपका पोरीफेरा खत्म हो गया। इतना ही पढ़िएगा नीट के लिए और 11th के लिए, मोर देन इनफ है। देखो अब जो ट्रेंड पे पेपर जा रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से आप लोग पढ़िए। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेज अननेसेसरली आपको मेरे हिसाब से अब तो नहीं लेनी है, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, चाहे वो 11th का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।